Good morning. Today is 12th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, भारतीय मूल के एक नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और आरोप यह लगाया कि वो भारत की खुफिया एजेंसी रा के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया का यह कहना है कि वो एक फॉर्मल नेवल ऑफिसर है और ईरान की यात्रा पर गए थे बिजनेस के लिए और पाकिस्तान ने जबरन उन्हें अरेस्ट किया। अब पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दी, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया और इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी आ गई है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। आएंगे नीचे की ओर, कश्मीर में श्रीनगर में उपचुनाव हुए लेकिन बड़ी मात्रा में यहां पे हिंसा हुई, 8 लोग मारे गए और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए। जो वोटर टर्नआउट है वो भी काफी कम रहा, सिर्फ 7%। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। साइड में जो बड़ा आर्टिकल है ये जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से इंटरव्यू के बारे में है। इन्होंने काफी बातें की पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन कश्मीर के बारे में भी इन्होंने 2-3 बातें इंपॉर्टेंट की, उन्हें हम इस आर्टिकल के साथ ही शामिल करेंगे, यानी इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है वो सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में है, एमफिल और पीएचडी के ऊपर में, और ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये भी। नीचे का जो आर्टिकल है, भारत की जो प्रेजेंस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती जा रही है, यानी भारत की जो रीजनल पावर में एक प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है और भारत की जो प्रोफाइल है वो बढ़ रही है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। और आएंगे यहां पे नीचे की ओर, जो आर्टिकल है रोबोटिक्स पे। रोबोटिक्स से काफी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुलभूषण यादव हैं, यानी कुलभूषण जाधव, पाकिस्तान वाले इनको कुलभूषण यादव कहते हैं और इनको गिरफ्तार किया पाकिस्तान ने। देखिए, ये ईरान में गए थे बिजनेस के लिए और पाकिस्तान ने इन्हें अरेस्ट किया। पाकिस्तान का यह आरोप है कि ये पाकिस्तान में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, यानी उनका कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये पाकिस्तान में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे और इनका मकसद था पाकिस्तान में अशांति फैलाना। जो सीपैक, यहाँ पे देखिए सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान से चाइना की तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण जाधव का मकसद था कि यहाँ पे सीपैक को सैबोटेज करना, यानी इस प्रोजेक्ट को एक प्रकार से असफल बनाना और जो बलूचिस्तान के सेपरेशन के लिए मूवमेंट वहाँ पर चल रही है उसको बढ़ावा देना। इस प्रकार का आरोप पाकिस्तान ने लगाया कुलभूषण जाधव पे। यहाँ पे देख लीजिए, मार्च 2016 में उनको अरेस्ट किया गया और हमारा ये कहना है कि, और बिल्कुल सही भी है, जो कि इलीगली उनको अरेस्ट किया गया है। और पाकिस्तान का आरोप हमने अभी डिस्कस किया कि पाकिस्तान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट को मूवमेंट को वहाँ पे बढ़ा रहे थे, सीपैक को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो 1 साल के बाद में देखिए उनको अरेस्ट करने के 1 साल के बाद में अब उनका ट्रायल पूरा हो गया। पाकिस्तान ने सीक्रेटली यह ट्रायल कंडक्ट किया, जबकि जो भी प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए आमतौर पे, ह्यूमन राइट्स, बाकी सब चीज़ें नॉर्मली जो कोर्ट्स प्रोसीजर फॉलो करती हैं वो सब पाकिस्तान ने फॉलो नहीं की। बस चोरी चुप के 1 साल के अंदर अंदर उनका ट्रायल पूरा कर दिया गया मिलिट्री कोर्ट ने और उनको डेथ सेंटेंस दी गई, अब जिसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने कन्फर्म भी कर दिया है। तो अगर देखिए हम इस पूरी एक ट्रायल का एनालिसिस करें तो हमें पता लगेगा कि काफ़ी तरह की लैप्सेस, यानी काफ़ी तरह की कमियां हैं इस पूरे ट्रायल में। नेचुरल जस्टिस का कहीं भी ख्याल नहीं रखा गया है। पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण जाधव ने कन्फेस किया। देखिए, वैसे तो आमतौर पे कोर्ट्स में इस प्रकार के जो सेल्फ कन्फेशन है वो मान्य नहीं होता, लेकिन एक पल के लिए मान भी लें कि ये सेल्फ कन्फेशन मान्य है, फिर भी आप जिस टेप का दावा पाकिस्तान कर रहा है कि जिस टेप में उन्होंने सेल्फ कन्फेशन किया है, कुलभूषण जाधव वहां पे बार बार अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, तो साफ साफ इसका मतलब ये है कि उनको टॉर्चर किया गया है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने दूसरे कोई सबूत नहीं दिए। अगर पाकिस्तान का यह कहना है कि वो सीपैक को एक प्रकार से सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे थे या फिर उस प्रोजेक्ट को सफल होने से रोक रहे थे या फिर बलूचिस्तान की मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, तो कोई तो सबूत होगा ना उनके पास में, कोई तो साथ में कुछ मिला होगा, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले होंगे या फिर कुछ और दूसरे गवाह जो इस बात को प्रूव कर सकें कि ये इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। सिर्फ सेल्फ कन्फेशन तो एक प्रकार से जो सबूत है वो पर्याप्त नहीं है, कोई तो दूसरा सबूत पाकिस्तान को पेश करना चाहिए। और भारत ने एक प्रकार से 13 बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि कंसुलर एक्सेस जो है वो आप दीजिए और कुलभूषण जाधव से बात करने दीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं किया। और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ग्रुप हैं उन्होंने भी इस पूरी घटना का क्रिटिसाइज किया है कि जिस प्रकार से ट्रायल किया गया कुलभूषण यादव का और डेथ सेंटेंस दी गई, और फिर से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी आ गई है और टेंशंस हैं वो एस्केलेट हो गई हैं इस मुद्दे पर। अब देखिए, उसके बाद में ये आता है कि
भारत को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए, जो है अपने स्टेप्स हैं वो और ज़्यादा एक्सेलरेट करने चाहिए कि इस पूरे मुद्दे पर किस प्रकार से अपनी राय रखी जाए और पाकिस्तान को या तो प्रेशराइज किया जा सके, कन्विंस कराया जा सके, या फिर बैक टनल जो टास्क है वो पाकिस्तान के साथ की जा सके, ताकि जो एक प्रकार से जो फेयर ट्रायल कुलभूषण जाधव है उनका हो सके और अपील, और जिसके खिलाफ में वो अपील भी कर सकें। अब देखिए बात यूँ है कि इंडिया को ईरान के साथ में भी एक प्रकार से परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि वो ईरान में गए थे बिजनेस के लिए, तो ईरान में किस प्रकार से उनकी जो एक्टिविटीज़ हुई उनको भी ट्रेल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इंसाफ उनको दिलाया जा सके। और उसके बाद में ये देखिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है कि वो आखिर अगर वो ईरान में गए थे तो वो पाकिस्तान में फिर आए कैसे, कैसे ईरान के अंदर में पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट किया। जो टाइमिंग है वो भी अपने आप में एक इशू क्रिएट करती है। टाइमिंग क्या है, देखिए अभी हाल फिलहाल में एक जो पूर्व पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर थे वो गायब हो गए नेपाल से, तो इस घटना को एक प्रकार से स्पाई वर्सेस स्पाई कंटेक्स्ट के तौर पे भी लिया जा रहा है। यानी अगर देखिए जो पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर गायब हुए नेपाल से, तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने सोचा कि भारत का एक प्रकार से हाथ है इस पूरी घटना में, इस प्रकार से वो भी कुलभूषण जाधव को उन्होंने जिस प्रकार से डेथ सेंटेंस दी, एक प्रकार से बदले के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है। देखिए इन सब बातों को तो हमें सिक्योरिटी एजेंसीज के हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उन पर ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन मिस्टर जाधव के अरेस्ट को लेकर जितने भी डाउट्स हैं उनको दूर किए जाने की आवश्यकता है और एक फेयर ट्रायल रीट्रायल मिस्टर जाधव को मिलना चाहिए। वे फॉरवर्ड में कौन सी बातें आती हैं, देखिए इस पूरे मुद्दे ने पूरे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन थी फिर से एस्केलेट कर दिया है, और यह दर्शाता है कि जिस प्रकार से टेंशन से एकदम से बढ़ गई है कि जो कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, एक प्रकार से जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उनको शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए वो चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो बिल्कुल भी अवेलेबल फिलहाल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो बातचीत का एक रास्ता अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए एकदम से टेंशन फिर से आ गई। और पठानकोट के बाद में हमने ये फैसला लिया था कि वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कर्ब नहीं करेगा, और हमारी वो पॉलिसी अभी भी ज्यों की त्यों एक प्रकार से हम अपना रहे हैं। लेकिन देखिए आर्टिकल कहता है कि उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो अब भारत को 3 प्रोन्ड स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है इस कुलभूषण जाधव के इशू पर। क्या करने की आवश्यकता है इंडिया को, देखिए सबसे पहले तो या तो वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करे या फिर कन्विंस कराए कि वो एक प्रकार से डेथ सेंटेंस जो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने दी है उसको कैरी आउट ना करे। दूसरा, हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक प्रकार से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ट्रायल किया गया है कुलभूषण जाधव का, उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, ट्रायल को प्रॉपर ढंग से नहीं किया गया है। और तीसरा, ओपन यानी बैक चैनल टॉक्स हैं डिप्लोमेसी के, जैसे आपने देखा ही होगा कि पहले बैक चैनल टॉक्स किए गए थे अजीत डोवल और जो वहाँ के पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके बीच में काफ़ी बार बैक चैनल टॉक्स हैं वो होती हैं। तो एक प्रकार से इस तरह की बातचीत किए जाने की भी आवश्यकता है ताकि जो भी चीज़ें आती हैं, अगर इस प्रकार से टेंशन्स क्रिएट होती हैं जैसे अभी जाधव के मुद्दे पर जो टेंशन्स एकदम से क्रिएट हुई हैं, उस मुद्दे पर भी अब बैक चैनल टॉक्स स्टार्ट किए जाने की आवश्यकता है ताकि जो जाधव हैं वो सेफ अपने घर में पहुंच सकें। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। कश्मीर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल क्या कहता है, कश्मीर में श्रीनगर में उपचुनाव हुए लेकिन हिंसा हुई, यहाँ पे 8 लोगों की जानें गई और 170 से ज़्यादा घायल हुए, और वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी कम रहा 7%। क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंट तो कम रहना ही था जब इतनी ज़्यादा टेंशन है कश्मीर के अंदर में, इंसर्जेंसी काइंड ऑफ लाइक प्रोटेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स जो पेल्ट करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर में, तो जो वोटर्स हैं आम जनता है वो तो देखिए दोनों तरह से एक प्रकार से बीच में पिस जाते हैं। कैसे, एक तरफ तो जब उनको बीच में आ जाते हैं, यानी जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो आम जनता की आड़ में वो है पत्थरबाजी करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर में, जब सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन लेते हैं तो वो प्रोटेस्टर भाग जाते हैं वहाँ से और जो चपेटे में आ जाते हैं वो आम जनता। और दूसरी तरफ जो सेपरेटिस्ट हैं, इवन जो वहाँ के सेपरेटिस्ट हैं वो भी प्रेशराइज करते हैं उनको, आम जनता को, आम वोटर्स को कि आप वोट मत दीजिए। तो इसी प्रकार डर के साए में वोटिंग नहीं हो सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना भी किया था इलेक्शन कमीशन को कि आप एक प्रकार से जो पोलिंग मत करवाइए, इलेक्शन मत कंडक्ट करवाइए इस जो उपचुनाव है श्रीनगर में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी और वहाँ पे इलेक्शन हुआ और बड़ी मात्रा में हिंसा हुई यहाँ पे। अब एक और अनंतनाग में भी एक प्रकार से अनंतनाग की जो सीट है वहाँ पे भी अब उपचुनाव होने थे और स्टेट गवर्नमेंट यानी जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने, वहाँ की राज्य सरकार ने मना किया कि देखिए इन्वायरमेंट अभी एक प्रकार से सही नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। तो पिछली घटना से यानी श्रीनगर के उपचुनाव से सीख लेते हुए अभी इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है कि अनंतनाग में इलेक्शन अब नहीं होंगे। अब देखिए बात यूं है, भी एक कारण ये भी निकलता है कि जो इतनी कम जो है वो वोटिंग क्यों हुई। देखिए जो वोटर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते। आमतौर पर जनरल इलेक्शंस जब होते हैं,
चाहे वो राज्य के लिए चुनाव हो या फिर जनरल इलेक्शन या लोकसभा के चुनाव हो, वहां पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ रिजल्ट तो निकलेगा, गवर्नमेंट तो चेंज होगी, लेकिन उपचुनाव का तो कोई फायदा होगा ही नहीं। उपचुनाव में तो सिर्फ एक सीट में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चेंज हो जाएंगे। तो वोटर्स को लगता है कि अपनी जान पे खेल के क्यों वोटिंग देने जाए, मतलब वोट देने क्यों जाए। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है कि देखिए पॉलिटिकल मीनिंग, यानी उनको देखिए वहां के जो वोटर्स हैं उनको इस बात को कन्विंस करवाने की आवश्यकता है कि उनके वोट की कोई वैल्यू है। जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि उनकी वोट की कोई वैल्यू है, तब तक वो वोट देने नहीं जाएंगे अपनी जान पे खेलते हुए। तो ये 2-3 रीजन है कि वोटिंग इतने कम रही, परसेंटेज काफी कम रही। अब देखिए फारूक अब्दुल्ला के साथ में ये इंटरव्यू है। देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, इनको जो व्यूज हैं वो थोड़े बहुत एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। यानी जो भी व्यूज इन्होंने दिए हैं हम अपने आंसर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एक नरेटिव जो दिया जाता है एक प्रकार से, जो ये फोर्सेस हैं इनके द्वारा में, वो नरेटिव हमें पता होना चाहिए। जैसे अब ये देखिए, ये सेकुलरिज्म का मॉडल है वो हर्ट हो रहा है इंडिया के, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, और वहाँ के लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर में। अब ये सब बातें हम अपने आंसर्स में नहीं लिख सकते। हमारा जो व्यू है वो ये है, जो सरकार का व्यू है कि देखिए कुछ ही लोग वहाँ पे हैं जो हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, बार बार जो यूथ्स हैं उनको एक प्रकार से वहाँ पे पाकिस्तान की फोर्सेस और जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं प्रमोट करती हैं कि पत्थर फेंके जाएं वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर में, और हिंसा इंस्टेबिलिटी फैलाने में और हिंसा भड़काने में जो ये फोर्सेस हैं वो एक प्रकार से एंकरेज करती हैं। हमारा व्यू यही है और यही गवर्नमेंट का व्यू है। अब बात यह आती है कि देखिए फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर के यूथ का आज जो एलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और कश्मीर के यूथ ने काफ़ी बड़ी संख्या में हथियार उठा लिए हैं। उनको अपनी जान का डर नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलिनेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एक प्रकार से वहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न है उससे। और कई देखिए ये कहते हैं कि कई जो फ्रंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसलिए कश्मीर में शांति बहाली नहीं हो सकी हैं। तो कौन कौन से ऐसे फ्रंट्स हैं ये कहते हैं, देखिए काफ़ी सारे पावर प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई लेकिन वो पावर प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन नहीं किया जा सका है। इवन हुर्रियत के जो लीडर्स हैं, हुर्रियत के लीडर्स से भी बातचीत नहीं की जा रही है। देखिए अभी केंद्र सरकार का रुख ये है कि वो हुर्रियत लीडर्स यानी वो ग्रुप्स जो भारत से सेपरेशन की मांग करते हैं उनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, जबकि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उनसे यानी हुर्रियत जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत किए जाने की आवश्यकता है, तब जाके शांति स्थापित की जा सकती है। और फिर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कश्मीर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इन सब कारणों से जो कश्मीर में अभी फिलहाल जो है वो इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए भारत ने बार बार इस बात को माना है कि जो कश्मीर का इशू है वो बायलैटरल इशू है और भारत और पाकिस्तान के बीच का इशू है, लेकिन हाल ही में यूएसए ने एक प्रकार से मीडिएट करने का ऑफर किया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का इशू है और जो भी सारे इश्यूज हैं उनको सुलझा पाने में यूएसए है वो मीडिएट कर सकता है। लेकिन भारत ने इस बात का विरोध किया और भारत ने कहा कि देखिए कश्मीर का जो इशू है वो सिर्फ बायलैटरल इशू है। इस बात पर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि देखिए अगर वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए यूएस का सहारा लिया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक का सहारा लिया जा सकता है, तो कश्मीर के इशू को सुलझाने के लिए क्यों नहीं यूएस का सहारा लिया जा सकता। फिर एक और जो इशू कहते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अशांति यानी फ्रस्ट्रेशन है यूथ के बीच में, वो है आर्टिकल नंबर 370। देखिए आर्टिकल नंबर 370 एक स्पेशल दर्जा देता है जम्मू एंड कश्मीर को, और एक प्रकार से अलग से उनका संविधान है, अलग से उनका फ्लैग है, और काफ़ी सारे स्पेशल राइट्स कश्मीर को दिए गए हैं, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 370 में। अब फारूक अब्दुल्ला का कहते हैं कि धीरे धीरे करके आर्टिकल नंबर 370 को डाइल्यूट कर दिया गया है, और आज जो पोजीशन थी 1953 में जब ये आर्टिकल नंबर 370 आया था, अब उस पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूशन आ गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने राइट्स इंपोज कर दिए हैं कश्मीर के ऊपर में। तो एक ये कारण बताते हैं। तो बस एक नरेटिव है काइंड का, ये सारे पॉइंट्स हमें एक प्रकार से पता होने चाहिए, आंसर्स में बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज करने हैं। मतलब इस प्रकार से हम बस आपको एक बात याद रखना है, देखिए चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर मेंस के आंसर्स हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हम कभी भी नहीं हो सकते। यानी जो सरकार का व्यू है वही हमारा व्यू होना चाहिए। कल को हमें सरकार के साथ काम करना है तो पर्सनल आपके विचार कोई भी हो, लेकिन जो सरकार के विचार हैं हमारे आंसर्स में और इंटरव्यू में वही विचार होने चाहिए। बस ये बात आप याद रखना। अब चलते हैं सरकार की नई गाइडलाइंस और हायर एजुकेशन की ओर में। देखिए एक थोड़ा सा ये हायरार्की है, 12वीं के बाद में आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से जो है वो हायर एजुकेशन हमारे इंडिया में होती है। अगर कोई बीटेक जैसी डिग्री हो तो वो 4 सालों के लिए होती है, और जो अगर कोई एमबीबीएस किया जाता है तो वो 5 साल 5.5 साल के लिए होता है। डेंटिस्ट जो है वो 5 साल के लिए ये जो कोर्स है वो होता है। और अगर देखिए जो आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स फील्ड में,
तो सबसे पहले तो वहाँ पे बैचलर डिग्री होती है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, यानी बीए वगैरह जो होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो किसी भी सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। उसके बाद में 2 साल के लिए मास्टर डिग्री होती है, यानी बीए के बाद में 2 साल के लिए होती है एमए। उसके बाद में देखिए चॉइस होती है, या तो आप एमए से सीधा पीएचडी कर सकते हो, या फिर आप बीच में 1 साल की एमफिल भी कर सकते हो। समझ गए? यानी एमए के बाद एक तो ऑप्शन ये होता है कि सीधा आप पीएचडी भी कर सकते हो, या फिर एक ऑप्शन ये होता है कि एमए के बीच में 1 साल के लिए आप एमफिल भी कर लो। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर एमए के बाद सीधा पीएचडी कर ही सकते हैं तो एमफिल की आवश्यकता ही क्यों है? उसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। ये कहते हैं कि देखिए एमफिल इसलिए की जाती है क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यानी हायर एजुकेशन के लिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट एमए से पीएचडी में जाएंगे तो वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकेंगे। पीएचडी तो होती ही रिसर्च के लिए है ना। तो अब अगर सीधा एमए से पीएचडी में जाते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आमतौर पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको ही तोड़ मरोड़ के एक रिसर्च के तौर पे पेश कर देते हैं और अपनी पीएचडी की जो डिग्री है वो एक प्रकार से हासिल कर लेते हैं। जबकि एमफिल में यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार से अपनी ओरिजिनल रिसर्च कर सकें, इसलिए एमफिल की डिग्री आवश्यक है और ये करनी चाहिए। और एमफिल करने के बाद में जो कॉलेज के टीचर्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं उनके लिए भी ये स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं, टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब ये पूरी इशू जानेंगे हम किस प्रकार से नई गाइडलाइंस हैं वो जो एमफिल में स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स एमफिल करना चाहते हैं वो अब नहीं कर सकेंगे। काफ़ी कटौती है, एमफिल की सीट्स में काफ़ी कटौती कर दी है इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा। तो यहाँ पे देखिए एमफिल की जाती है, किस लिए की जाती है वो हमने अभी डिस्कस किया कि एक प्रकार से स्टूडेंट्स में रिसर्च की जो वैल्यूज़ हैं वो उसको इनकलकेट करने के लिए ताकि वो पीएचडी में जाके ओरिजिनल रूप से अपनी रिसर्च कर सकें और वो टीचिंग जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और देखिए ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन में सभी सेक्शंस एक प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन को एक्सेस करते हैं उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले 1 दशक में, और समाज के सभी तबकों से लोग उठकर अब हायर एजुकेशन को प्राप्त करने लगे हैं। जैसे कुछ डेटा ये देते हैं, जैसे इनरोलमेंट है वो डबल हो गई है पिछले 1 दशक में, 10 सालों में। और लेकिन ये कहते हैं कि देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेटली मैनेज्ड है, यानी प्राइवेटाइजेशन है वो बड़ा है एजुकेशन के इस हायर एजुकेशन के इस क्षेत्र में। ये कहते हैं कि देखिए वो डिसएडवांटेज सेक्शंस के स्टूडेंट्स जिनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी वो फर्स्ट जनरेशन यानी अपनी फैमिलीज़ में वो फर्स्ट जनरेशन से जो बिलोंग करते हैं जो हायर एजुकेशन में एंटर कर रहे हैं, इस संख्या में भी इजाफा हुआ है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट जनरेशन हायर एजुकेशन से इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे जैसे अगर मान लीजिए हमारे परिवार में कोई भी दूर दराज तक किसी ने भी आज तक आईएएस यानी यूपीएससी की तैयारी नहीं करी है, तो हम फर्स्ट जनरेशन से आते हैं जिसने यूपीएससी की तैयारी करी है, यानी और वो सभी स्टूडेंट्स जिनके फादर या रिलेटिव जो हैं ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट हैं वो फर्स्ट जनरेशन से नहीं आते। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन से जब भी कोई देखिए किसी भी फील्ड में एंटर करता है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर हायर एजुकेशन हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करना हो, फर्स्ट जनरेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है। बाद में जाके तो देखिए गाइडेंस अच्छी मिल जाती है, अगर कोई हमारे परिवार में कोई ब्यूरोक्रेट है तो आने वाली जो जनरेशन है उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। हमको भी अगर हमारे परिवार में कोई ब्यूरोक्रेट है तो अच्छी गाइडेंस मिल जाती। तो फर्स्ट जनरेशन वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है जो हायर एजुकेशन की तरफ जो बढ़े हैं। और फिर ये बात कहते हैं कि देखिए ओबीसी, मुस्लिम्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो ये सब जो लोग हैं समाज के जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनसे भी काफ़ी संख्या में जो है स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं। फीमेल की जो इनरोलमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वो 46.2% हो गई है। और इसके 2-3 कारण ये बताते हैं कि एक तो देखिए ये कहते हैं कि रिजर्वेशन का इंप्लीमेंट होना, दूसरा कहते हैं कि पेरेंट्स आज इन सभी मार्जिनलाइज सेक्शन से जो पेरेंट्स हैं वो एक प्रकार से उनको जागरूकता उनमें आई है, वो भी तैयार हैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ भेजने के लिए। आगे क्या आता है, देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर ये कहते हैं कि अब जो ये अच्छा साइन मिल रहा था यूनिवर्सिटीज़ में, जिस प्रकार से अंडर रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन एकदम से यूजीसी की गाइडलाइंस आई 2016 की, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो इस ट्रेंड को रोकना चाहते हैं, और ना सिर्फ रोकना चाहते हैं बल्कि रिवर्स भी करना चाहते हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं वो एक प्रकार से यूजीसी की मैंडेटरी हैं। 2017-18 से जो एकेडमिक ईयर्स हैं सभी इंस्टीट्यूशंस को ये यूजीसी की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना है, जिसमें ये स्टूडेंट्स के इंटेक को यानी एमफिल के अंदर में स्टूडेंट्स के इंटेक को कम कर रहे हैं। तो क्या गाइडलाइंस हैं यूजीसी की जो उन्होंने 2016 में दी थी और 2017-18 से वो अब एप्लीकेबल होने वाली हैं? ये देखिए गाइडलाइंस जान लेते हैं हम अभी। देखिए इनडायरेक्टली ये एमफिल के अंदर में स्टूडेंट्स का जो इंटेक है वो यानी एमफिल के लिए जो सीट्स हैं उनमें कटौती करने जा रहे हैं, और इंटेंशन ये है कि वो आगे जाके एमफिल की डिग्री को ही समाप्त कर देंगे।
और 2009 में, अब देखिए फैक्ट बताते हैं कैसे ये इनडायरेक्टली एमफिल की सीट्स में कटौती कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए 2009 में एक फैकल्टी, देखिए मैं आपको बताऊं कि एमफिल और पीएचडी में एक मेंटर की आवश्यकता होती है। यानी जब भी एमफिल या पीएचडी की डिग्री हासिल की जाती है तो वहां पे एक मेंटर जो कि एक प्रोफेसर होते हैं, उनकी गाइडेंस में ये डिग्री हासिल की जा सकती है। तो आवश्यक रूप से कोई ना कोई आपका गाइड, कोई प्रोफेसर आपका मेंटर होना चाहिए। अब देखिए ये कहते हैं कि 2009 में एक जो प्रोफेसर थे वो उनकी एक प्रकार से गाइडेंस में 8 स्टूडेंट्स पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते थे और 5 एमफिल की डिग्री हासिल कर सकते थे। यानी अगर मिला के कहें तो 13 स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते थे एक प्रोफेसर। और देखिए इस नंबर को रेगुलेट करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा ना हो प्रोफेसर्स पे। लेकिन नई 2016 की गाइडलाइंस के हिसाब से अब एक जो प्रोफेसर है वो सिर्फ एक एमफिल स्टूडेंट को गाइड कर सकता है और 4 पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है। इसके अलावा और भी काफी सारी गाइडलाइंस दी गई कि उस फैकल्टी को, यानी प्रोफेसर को फुल टाइम रेगुलर फैकल्टी होना आवश्यक है उस इंस्टीट्यूशन में, और को सुपरवाइजर हैं उनको भी होना आवश्यक है। उसके अलावा जो फैकल्टी गाइड कर रही हैं स्टूडेंट्स को एमफिल या फिर पीएचडी के लिए, उनको कम से कम 2 पब्लिकेशंस में अपने जर्नल्स हैं वो पब्लिश किए जाना आवश्यक है, ये भी कंडीशन लगा दी है। यानी कम से कम उन्होंने 2 अपने जो जर्नल्स हैं उनको पब्लिश किया हो। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ना, नई गाइडलाइंस हैं, इनसे इनडायरेक्टली वो ज़्यादा एमफिल स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर सकेंगे जो प्रोफेसर्स हैं। तो इसलिए एमफिल्स के जो सीट्स हैं उनमें कटौती आ जाएगी, ऐसा कहना है आर्टिकल जिन्होंने लिखा। वे फॉरवर्ड में क्या है? वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए एमफिल की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। आज स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी एमफिल के लिए उन्होंने कई तरह के प्रोग्राम चलाए, जैसे कि उन्होंने प्योर साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कुछ अदर इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज होते हैं, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम्स, वुमेन स्टडीज़, इन तमाम तरह के कोर्सेज पे एमफिल के लिए प्रोग्राम चलाए हुए हैं, इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी। और इसके फ़ायदा यही होने वाला था कि जो फर्स्ट जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आने लगे थे, हायर एजुकेशन की तरफ वो बढ़ने लगे थे। और अब देखिए ये कहते हैं कि पीएचडी के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वही सेम बात, क्योंकि ट्रेनिंग उनको दी जा सकती है कि किस प्रकार से रिसर्च की जा सके, और वो टीचर की टीचिंग की जॉब के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद में ये आता है कि देखिए उसके अलावा जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, यही बात ये कहते हैं। जब वो एमफिल के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं तो उनकी रिसर्च में भी इजाफा होता है, उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो यही पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगली आर्टिकल की तरफ में, ये है इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ में। यहाँ पे जो भारत की जो एक प्रकार से स्टेटस है वो बढ़ता जा रहा है। एक बड़े पावर की तौर पे अब यहाँ के जो कंट्रीज हैं वो भारत को देखने लगे हैं। और हाल फिलहाल में 2 हाई प्रोफाइल विजिट हुई, एक बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और दूसरी जो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भी हमारे देश की विजिट पे आए। तो क्या इसका रिपरकशंस हैं उन दोनों हाई प्रोफाइल विजिट के, और कैसे भारत की जो प्रोफाइल है वो बढ़ती जा रही है इस पूरे रीजन के अंदर में। देखिए ये शुरू में तो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि भारत जो है अभी भी पाकिस्तान से उनका ऑब्सेशन लगातार जारी है, और रिसेंट का जो कुलभूषण जाधव का इशू है वो भी यही दर्शाता है। और सेम बात शेख हसीना और पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे देश की विजिट पे आए, इससे जो ये शो करता है कि भारत की जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो बढ़ रही है, भारत के जो स्टेक्स हैं इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में वो बढ़ रहे हैं। इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस पे काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया, तो इस आर्टिकल में वो सब चीज़ें भी ये इंक्लूड करते हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए भारत जो है सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है, और भारत और बांग्लादेश की अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उससे भी कम से कम यही कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि अब भारत और बांग्लादेश ने मिलिट्री टू मिलिट्री जो ट्रेनिंग है और मिलिट्री टू मिलिट्री जो एक्सचेंजेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जॉइंट स्टेटमेंट जारी करी, और जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात को जगह दी, और इस बात को भी कॉम्प्लीमेंट किया जॉइंट स्टेटमेंट में किस प्रकार से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो दोनों देशों की वो आपस में एक प्रकार से एक्सरसाइज करती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, या फिर आपस में किस प्रकार से प्रोफेशनली सर्च कंडक्ट करती हैं आतंकवाद को लेके, या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर में। इस बात को लेके कॉम्प्लीमेंट किया गया जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर में। और अभी इंडिया ने 5 बिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया बांग्लादेश को, और जिसमें से 5 बिलियन के अंदर में से जो $500 मिलियन है वो स्पेसिफिकली डिफेंस पर्पज के लिए दिया गया। और इंडिया ने सबसे बड़ी बात है वो कोई कंडीशन भी नहीं लगाई। आमतौर पर देखिए जब कोई देश ना एलओसी यानी लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं तो एक प्रकार से कंडीशन लगा देते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब लोन होता है। मान लीजिए इंडिया ने $500 मिलियन का लोन दिया बांग्लादेश को, तो कई बार तो क्या होते हैं दूसरे देश कंडीशन लगा देते हैं कि हमने आपको लोन तो दिया है, लेकिन आपको जो ये सामान खरीदना है इस लोन से वो आप इंडियन कंपनी से ही खरीदेंगे। लेकिन इंडिया ने इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई, वो चाहे मर्जी कहीं से भी वो इस लोन का यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करने में।
और ये अपने आप में पिछले कुछ समय से लार्जेस्ट लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है इंडिया ने अभी तक का। अब देखिए काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना हमारे देश की विजिट पे आई थी, उन्होंने 22 पैक्ट साइन किए की सेक्टर्स में कनेक्टिविटी या सारे जो ओल्ड रूट्स को रिवाइव करना, डिफेंस को लेके, वो सारे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। अब ये कहते हैं कि देखिए ये सारे जो पैक्ट साइन किए गए उसका विरोध कर रही है वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं खालिदा जिया। उनका आरोप यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो वहाँ की बांग्लादेश के अंदर में अभी रूल कर रही हैं, उन्होंने बांग्लादेश के इंटरेस्ट को बेच दिया सदा पावर में रहने के लिए। यानी वो कहती हैं कि आरोप इस प्रकार के ये लगाती हैं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के इंटरेस्ट को भारत को बेच दिया। यानी जो भारत के देखिए जो पड़ोसी देश है ना सारे के सारे, ये आपस में पॉलिटिक्स इनकी ऐसी होती है कि वो भारत पे आरोप लगाते हैं अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधने के लिए। आप चाहे नेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, नेपाल में आपस में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे आरोप इस प्रकार का लगाती हैं कि आप ज़्यादा भारत का फेवर कर रहे हो, दूसरी पार्टी कहती है आप ज़्यादा भारत का फेवर कर रहे हो। यानी एक प्रकार से जो भारत का साइज है ना वो बहुत बड़ा है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और जो इकोनॉमिक पावर है वो भी भारत की बड़ी है। तो इन सभी देशों में थोड़ा थोड़ा एक प्रकार से डर है और उसी डर का फायदा उठाते हैं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो भारत के खिलाफ में जो प्रिसेप्शन है एक प्रकार से खराब प्रिसेप्शन क्रिएट कर दी जाती है। और फिर ये आर्टिकल सजेस्ट करते हैं कि देखिए भारत को इन सस्पिशंस को जो न्यू दिल्ली के खिलाफ में है पड़ोसी देशों में उसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। अगर हम भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी जो ग्रीवेंसीज हैं उनको एड्रेस कर दें तो जो टेंशंस हैं जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो अपने आप में कम हो जाएंगी और आपस में भारत और अपने नेबरिंग कंट्रीज के बीच में जो टेंशंस हैं वो भी कम हो जाएंगी। इस प्रकार ये आर्टिकल अपना सजेशन दे रहा है। अब देखिए ये कहते हैं कि अब ये दूसरी इशू पे आते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश की विजिट पे आए उसका एनालिसिस ये कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए अगर हमको एक प्रकार से इन्हेंसमेंट बढ़ानी है अगर इस पूरे रीजन के अंदर में, तो हमें एक प्रकार से इंगेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी इन सभी जो रीजन्स में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। और अब उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हम जो है साउथ एशियन पावर का जो हम पे तमगा लगा हुआ है उससे बाहर हमें निकलना होगा। जैसे देखिए हमारे बारे में कई बार यूँ कहा जाता है कि साउथ एशिया की हम एक रीजनल पावर हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस प्रकार से हमारा स्टेटस बड़ा है, तो हम सिर्फ एक साउथ एशिया की एक रीजनल पावर नहीं है, ग्लोबल पावर अब हम बन चुके हैं। अब उसके लिए देखिए हमें एंगेजमेंट जो है वो सभी कंट्रीज से बढ़ानी होगी जो इंडो पैसिफिक के अंदर में जो कंट्रीज हैं। अब पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से हाई लेवल विजिट्स हुई और जिस प्रकार से हम अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं जापान के साथ में, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ में, इन सब के साथ में, तो बात यही है कि ये सभी जो कंट्रीज हैं वो इस बात पे एक प्रकार से सहमत हैं कि जो भारत का रोल है वो ज़्यादा है इस पूरे रीजन के अंदर में, ना सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए बल्कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें भी कोऑपरेशन के लिए। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली के विजिट पे आए और उनकी विजिट ये साफ तौर पे ये दिखाती है कि भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल रीजनल फोर्स के अलावा एक ग्लोबल पावर भी है। अब देखिए बात यूँ आती है कि काफ़ी मुद्दों पर इनके जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है। जैसे मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेके काफ़ी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेके जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है, यानी जो इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं ओशन के अंदर में वो सभी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल होना चाहिए। जिस प्रकार से साउथ चाइना जो डिस्प्यूट है वहाँ पे चाइना उस पूरे रीजन पे अपना अधिकार जमाता है और जो नेविगेशंस के लिए जो शिप्स आते जाते हैं उन पे कई बार रेगुलेशन चाइना करता है। और जबकि भारत जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये सेम हर बार कहते हैं कि देखिए जो इंटरनेशनल वाटर हैं वहाँ पे दूसरे देशों के शिप्स भी आसानी से आ जा सकें और जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है सभी देश उसका फ़ायदा उठा सके अपने शिप्स को आने और ले जाने में। इस प्रकार जो अनक्लोज की जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो होनी चाहिए। ये क्या है अनक्लोज क्या है, प्रीलिम में काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसे बनाया गया था 1982 में। और ये देखिए ये सब जो इंटरनेशनल वाटर्स में जो शिप की आवाजाही होती है उसको रेगुलेट करता है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसको किस प्रकार से यूज किया जाए, इन्वायरमेंट के लिए मैनेजमेंट यानी मैरीटाइम नेचुरल रिसोर्सेज है उनको किस प्रकार से यूज किया जाए इंटरनेशनल वाटर का, उन सभी बातों को भी रेगुलेट करता है ये जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो जमैका में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए वे फॉरवर्ड में ये बातें कही जाती हैं कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी एक फिर से एक जो है वो सेंटर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशंस को लेके। और एक एक्सरसाइज भी होती है स्पेशल फोर्सेस के बीच में, एक एक्सरसाइज होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिसका नाम है ओसिनडेक्स, 2018 में अब ये होगी।
और उसके अलावा ये कहते हैं कि देखिए आर्मी टू आर्मी पहली बायलेटरल एक्सरसाइज भी होगी 2018 के अंदर में, और कोऑपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए हमें ये करना होगा अभी, क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी है, जो वाशिंगटन है, यानी पहले पिवट टू एशिया पॉलिसी चलाई थी वाशिंगटन यानी यूएस ने, अब लेकिन ट्रंप एक प्रकार से कंफ्यूज हैं, वो अपनी पॉलिसी साफ साफ तौर पे बता नहीं पा रहे हैं। तो इस एक प्रकार से जब अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसिस हैं और बीजिंग जो है वो और ज़्यादा असर्टिव होता जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से अब दलाई लामा के विजिट ने कितना एग्रेसिव रूप से विरोध किया बीजिंग ने। तो अब हमें जरूरत आवश्यकता ये है कि लाइक माइंडेड जो भी कंट्रीज़ हैं इस पूरे रीजन में, हम उनके साथ में एंगेज करें, और ताकि एक प्रकार से मिल के अपने इंटरेस्ट को साधा जा सके। इस प्रकार से इसीलिए इस पूरे रीजन की कंट्रीज से हमें एंगेज होने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब देखिए अगला आर्टिकल जो है वो रोबोटिक्स से रिलेटेड है। रोबोटिक्स के कारण में जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे तो देखिए हमारी जो अभी इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो जॉब्स तो देखिए बढ़ने चाहिए, लेकिन फिर भी आंकड़ा ये आता है कि 30% जो युवा हैं 15 से 29 साल के बीच में, वो देखिए या तो अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर उनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, किसी भी प्रकार की एजुकेशन उनके पास में नहीं है जॉब प्राप्त करने के लिए। अगर देखिए इंजीनियर्स की बात करें तो यह आंकड़ा सामने आता है कि हर एक साल 8 लाख नए इंजीनियर बनते हैं, और जिसमें से 60% जो है वो तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इस प्रकार की ये एक प्रकार से ये बात कह रहे हैं और आंकड़ा पेश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में सही भी है। फिर ये बात कहते हैं कि देखिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो इसी प्रकार से बढ़ती रही और एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो ना बढ़ी, तो एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो जाएगा। फिर ये कारण बताते हैं कि मशीन की वजह से, यानी जो मशीन्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ज़्यादा अपना रही हैं आज के टाइम में, और जो रोबोटिक्स की वजह से कोर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स है वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी कम हो रही है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है कि जब मशीन को एक प्रकार से इस फॉर्म में तैयार किया जाए कि वो इंसान की तरह थोड़ा बहुत सोच के, क्योंकि देखिए एक लेवल के बाद में वो मशीन इंसान तो नहीं बन सकती, लेकिन काफ़ी तरह से जिस प्रकार से इंसान सोचता है, अपने डिसीजंस लेता है, उस प्रकार से जो मशीन्स है डिसीजन लेस के इंसान की तर्ज पर जब मशीन्स को इस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं, कैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल है कि JP मॉर्गन जो कंपनी है उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की, एक नया प्रोग्राम विकसित किया जिसका नाम है कोइन। अब क्या है, ये जो मशीन्स हैं वो लीगल एग्रीमेंट्स को भी इंटरप्रेट कर सकती हैं, जो ये मशीन्स हैं। अब देखिए अब कैसे ये इंटरप्रेट कर सकती हैं, वो तो देखिए काफ़ी सारा डेटा फीड किया होगा मशीन के अंदर में कि ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा आपको बोलना है, ऐसी सिचुएशन हो तो आप प्रोग्राम ये आउटपुट दिखाएगा। तो मतलब वो तो देखिए काफ़ी तरह के इस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है मशीनों को कि वो इंसान की तरह डिसीजन ले सकें। अब JP मॉर्गन ने जो ये प्रोग्राम बनाया है वो लीगल एग्रीमेंट्स हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये लीगल एग्रीमेंट्स इंटरप्रेट करने लगे तो आने वाले टाइम में जो काम वकील करते थे वो काम अब ये मशीनें करने लगेंगी। यानी अब एक आंकड़े के अनुसार ये कहते हैं कि देखिए 3,60,000 घंटे बिताए जाते थे वकीलों के द्वारा और लोन ऑफिसर्स के द्वारा एनुअली लीगल एग्रीमेंट्स को इंटरप्रेट करने में। अगर इन मशीनों ने अच्छे से काम किया तो एक प्रकार से यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। दूसरी ये भी बात करते हैं कि जो अमेरिका का एक मेडिकल स्कूल है IBM ने वहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम टेस्ट किया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से वो कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, और 1000 केसेस में देखिए जब ये डायग्नोज किया गया कैंसर से रिलेटेड जो भी देखिए इसमें ये होता है कि कस्टमर्स जो पेशेंट है वो अपने सिम्टम्स बताता है कि कैंसर से रिलेटेड ये सिम्टम्स हैं, तो फिर बाद में जिस प्रकार से डॉक्टर है वो अपनी राय देता है, उसी प्रकार से इस प्रकार से इन मशीन्स को प्रोग्राम किया गया है कि जो मशीन है सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोज का तरीका बताएगा। 99% केसेस में जो मशीन्स ने एक प्रकार से सजेशंस दिए वो बिल्कुल सेम थे जिस प्रकार से जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो अपने सजेशंस देते हैं कैंसर की फील्ड में। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो ट्यूमर वगैरह से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उनको क्योर करते हैं, उनको कहा जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। तो बात यही है कि देखिए जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है उनकी वजह से ना सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स में बल्कि व्हाइट कलर जॉब्स में भी एक प्रकार से कटौती हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ रही है। तो ये ब्लू कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं, देखिए ये टर्म आई थी 1920 में, लो सोशल क्लास के लिए जो ये थी, ये टर्म शुरू में यूज़ की गई थी। और ऐसी लेबर्स जो कि एक प्रकार से
जिनके पास में ज़्यादा हाई एकेडमिक एजुकेशन ना हो और जो मैनुअल वर्क करती हो, उसके लिए ब्लू कॉलर टर्म का यूज़ किया गया था, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फिर वेल्डर, या फिर जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी कई बार ब्लू कॉलर जॉब्स का नाम यूज़ किया जाता है। और जबकि वाइट कॉलर जॉब्स कौन से होते हैं? देखिए, वाइट कॉलर जॉब्स वो होते हैं ऑफिस के अंदर की जो जॉब्स होती हैं, क्यूबिकल के अंदर में जो जॉब्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स, या फिर वो दूसरी जॉब्स तमाम तरह की जिसमें एक प्रकार से ऑफिस में आपको बैठना पड़ता है। और एक और टर्म भी होती है पिंक कॉलर जॉब्स। सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उनको पिंक कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है। आमतौर पर देखिए, टीचर से रिलेटेड जॉब्स को या फिर नर्सिंग से रिलेटेड जॉब्स को भी उन जॉब्स के लिए ये पिंक कॉलर जॉब्स का नाम यूज किया जाता है, पिंक कॉलर वर्कर। जब देखिए आमतौर पे फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्रिटिसिज्म होता है कि फीमेल को जब भी उनका लेबर जॉब्स में पार्टिसिपेशन होता है तो उनको सिर्फ पिंक कॉलर जॉब्स दी जाती है, यानी केयरिंग से रिलेटेड, नर्स से रिलेटेड जॉब्स हो गई या फिर जो टीचर से रिलेटेड जॉब्स हो गई, सिर्फ उनको उन्हीं क्षेत्रों में जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्रिटिसिज्म होता है फेमिनिज्म के द्वारा में, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा में। अब देखिए, ये कहते हैं कि एक ये कंजर्वेटिव आंकड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये ऑटोमेशन हो रही है मशीन्स में, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, उससे 69% जो है वो एग्जिस्टिंग जॉब्स को खतरा है इंडिया की। और जो मशीन्स हैं वो पहले कहा जाता कि देखिए मशीन्स जो है वो कॉस्ट को कम करेंगी, कोई भी सर्विस के लिए कॉस्ट को कम करेंगी और जो डिमांड को बूस्ट करेंगी, और एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो बढ़ेंगी मशीन्स की वजह से। और यह हुआ भी। हुआ कैसे? आप देखिए, एक तरीके में तो देखिए आप कह सकते हैं जो एजुकेशनल, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आई, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना होगा कि जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आई। और भारत का जो आज सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी संख्या में जॉब्स प्रोवाइड करता है, 27% के आसपास। सबसे ज़्यादा तो अभी भी एग्रीकल्चर है, 50% के आसपास। लेकिन अभी देखिए, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, ना तो सर्विस सेक्टर्स में जो वो है जॉब्स बढ़ रही हैं, ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ रही हैं। वहाँ तो वैसे भी नहीं बढ़ रही थी। मशीनों की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से सर्विस सेक्टर में भी जो जॉब्स हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा आ रही है। और फिर ये कहते हैं कि ये देखिए बहुत बड़ा चैलेंज ये पेश कर रही है, जो ये दिक्कत है। और तीनों के तीनों जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। और इसके लिए सरकार ने स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाया है। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम हो जाता है। अगर भारत सरकार को रोकना है कि इनइक्वालिटीज़ है वो ना आए हमारे समाज के अंदर में, तो इस जो प्रोग्राम है उसका सफल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।